हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नारायण, नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी एमसीक्यू टैग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप अधिक से अधिक एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू टैग सीरीज फॉर नर्सिंग ऑफिसर पार्ट 1। इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे रैशनल के साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना कि बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बिलीरुबिन किससे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बिलीरुबिन। इस क्वेश्चन का आंसर देने से अपन पहले बात करेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती हैं, एडल्ट के अंदर उसकी लाइफ स्पान होती है, लाइफ डेज होती है 120 डेज होता है, और जो फिटल के अंदर कितनी होती है 80 डेज की होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि 80 डेज होने के बाद में फिटल के अंदर या 120 डेज एडल्ट के अंदर होने के बाद में इसका फेगोसाइटोसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है और अलग अलग ये प्रोडक्ट के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को अपन देखेंगे। यहाँ देखिए इमेज के अंदर, देखिए आप इमेज के अंदर देखिए, यहाँ पे है रेड ब्लड सेल्स, ये है आरबीसी। ठीक है, अब क्या है, इसका फेगोसाइटोसिस हुआ है किसके द्वारा, कुफर सेल के द्वारा। ठीक है, फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है आरबीसी का, उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद में स्प्लीन और लीवर के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो कुपर सेल है, वो कुपर सेल किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, कुपर सेल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कुपर सेल क्या होते हैं। कुपर सेल एक स्पेशलाइज जो मैक्रोफेजेस होती है वो होती है जो लीवर के अंदर लोकेटेड होती है। ठीक है, जिसका वर्क होता है फेगोसाइटोसिस का। इसको दो दूसरे नामों से भी जाना जाता है कुपर सेल को। सबसे पहला नाम है स्टीलेट मैक्रोफेजेस और दूसरा है कुपर ब्रोमविक सेल, कुपर ब्रोमविक सेल और स्टीलेट मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आरबीसी का फेगोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइटोसिस होने के बाद इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेकडाउन के अंदर इसका अपन देखते हैं कि जो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन देखेंगे अपन यहाँ पे कि सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन होता है वो हेम और ग्लोबिन दो पार्ट के अंदर ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ग्लोबिन होता है दैट इज अमाइनो एसिड, ये फर्दर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है फॉर फर्दर वर्क के लिए। ठीक है, उसको बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। इसके बाद में देखिए जो हेम पार्ट होता है, वो हेम पार्ट वापस से फर्दर 2 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट होता है आयरन और इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बिलीरुबिन। आयरन को फर्दर बॉडी के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आयरन फॉर्म। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है बोन को और फर्दर यूज हो जाता है। जो बिलीरुबिन जो प्रोडक्ट होता है वो बाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो बिलीरुबिन है वो बिलीरुबिन कैसे बनता है, ये पूछा गया है कि ये जो बिलीरुबिन है किससे बनता है। इसकी एक स्टेप पीछे है फ्रेंड, बिलीरुबिन हेम। तो ये जो हिम पार्ट होता है उस हिम पार्ट से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर लीजिए। अपने क्वेश्चन में देखो, बिलीरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन को सा हीम, ग्लोबिन, ट्रांसफेरिन और गेस्ट्रोफेरिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा और दैट इज हेम। जो हीम पार्ट है उस हीम पार्ट से क्या होता है, बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, गेट इट। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट, ब्लड है ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एल्ब्यूमिन,
मायोसिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर नहीं होता है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब ये होता है ऐसे प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं, उनको अपन बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है। तो अपन सबसे पहले इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी के अंदर हैं ब्लड के अंदर देखना। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, इसके बाद में देखिए ग्लोबुलिन और इसके बाद में है फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का जो परसेंटेज होता है बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 60% होता है। ठीक है, ये जो होता है 30% होता है ग्लोबुलिन, और जो फिब्रिनोजन होता है वो कितना होता है 4% होता है। इनका जो ओरिजिन अगर की बात करें कि ये कहाँ से बनता है, कहाँ इसका ओरिजिन होता है, तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो लीवर, ग्लोबुलिन के अंदर फिर जो अल्फा और जो बीटा ग्लोबुलिन है ये दोनों लीवर से होते हैं, और जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो लिम्फेटिक टिश्यू से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, इसके बाद फाइब्रिनोजन की बात करें तो ये भी कहाँ से होता है, लीवर से ओरिजिन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्वेश्चन निकल सकता है, इनकी ओरिजिन के आधार पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद इनके फंक्शन के आधार पे भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखेंगे। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? एल्ब्यूमिन का मेनली जो फंक्शन होता है ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 25 mm और Hg होता है। वो क्या करता है कि जो फ्लूइड होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा होता है, उसको वहीं रहने देता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, और इस तरह से मेंटेन रहता है। ठीक है, ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है उसके अपोजिट वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे अल्फा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स और जो लिपिड्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, अल्फा और बीटा दोनों। और जो गामा होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टाइप ऑफ एंटीबॉडी है ना, गामा ग्लोबुलिन एंटी एज ए टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। इसके बाद में जो फाइब्रिनोजन का जो काम करता है वो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि फाइब्रिनोजन का मेनली जो काम होता है वो ब्लड कोगुलेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स अपन ने देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कौन कौन से हैं। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है। ठीक है, तो वापस अपन अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये तीनों चीज़ें अपन ने अभी यहाँ पे देखी है। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है और ये ब्लड के अंदर होती हैं। ठीक है, इसके बाद में मायोसिन जो होती हैं वो नहीं होता है ब्लड के अंदर। तो अपना जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, मायोसिन ही जाएगा। ठीक है, अब मायोसिन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मायोसिन क्या है? मायोसिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन ही है, लेकिन ये मेनली जो मसल फाइबर्स होते हैं उन मसल्स फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, मायोसिन। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ऑन्कोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। ऑन्कोटिक प्रेशर किसे कहेंगे, किसको परिभाषित कैसे करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल्स। सेकंड देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड इन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, फोर्स विद इन ए फ्लूइड कंपार्टमेंट। ऑप्शन 4, फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले अपन समझेंगे ऑन्कोटिक प्रेशर के बारे में कि ये कैसे क्या होता है, वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, इसको आपको मैं एक स्लाइड के ऊपर समझाता हूँ। जो टोटल प्रेशर ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है, 5525 mmHg आएगा इसके पीछे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। तो जब टोटल जो प्रेशर होता है प्लाज्मा वो किस किस के द्वारा लगाया जाता है, उसको वापस अगर डिवाइड करते हैं तो एक आता है अपने ऑन्कोटिक प्रेशर, और दूसरा जो आता है वो होता है क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा आता है, क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
तो इसके अंदर आप देखिए कि जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो होता है 25 mmHg, और बाकी का जो बचा हुआ 5500 mg होता है वो कौन सा होता है, क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, जो मैंने आपको बताया कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो 25 mmHg होता है, वो प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा जनरेट किया जाता है, कोलोइडल प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जनरेट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा जो क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, कौन सा, क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जनरेट किया जाता है, और वो कितना होता है 5500 mmHg। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि जो टोटल प्रेशर ऑफ प्लाज्मा के अंदर जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है 5525 mmHg होता है। अब टोटल प्लाज्मा के अंदर जो प्रेशर होता है वो किस किस द्वारा लगाया जाता है, उसके आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज ऑन्कोटिक प्रेशर, और सेकंड होता है क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 25 mmHg होता है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है, या प्लाज्मा कोलोइड्स के द्वारा लगाया जाता है, या इसके द्वारा जनरेट होता है। जबकि जो क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नॉर्मल होता है 5500 mmHg, और जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जनरेट होता है। समझ में आ गया। तो वापस ऑप्शन पे आ जाएगी ऑन्कोटिक प्रेशर। मैंने आपको ऑन्कोटिक प्रेशर की क्या बातें बताई, एक तो होता है 25 mmHg, दूसरा होता है प्लाज्मा कोलोइड या प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा बना जाता है। ठीक है, तो सीधा ही अपना मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शन राइट रहेगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और यहाँ पे एन्कोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पूछी गई, और ये दोनों फोर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बी राइट रहेगा यहाँ पे, कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलोइड। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप इसके एक बार और देख लेते हैं अपन, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसलिए oncotic pressure is a colloid osmotic pressure is form of osmotic pressure induced by protein, mainly albumin, ठीक है, blood vessels plasma that dispose water molecule, thus creating relative density in the water, moving back into circulation within the lower venous pressure capillary artery। ठीक है, वही है कि सीधा वही मैंने बताया, वही है इसके अंदर कि जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो एल्ब्यूमिन से मेनली प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को, प्लाज्मा को उसके ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहने देता है, उसको बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हेमेटोपोइसिस अकर इन एडल्ट एट विच साइट, हेमेटोपोइसिस अकर इन एडल्ट एट विच साइट। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर येलो बोन मेरो, रेड बोन मेरो, स्प्लीन और लीवर। सबसे पहले अपन देखेंगे हीमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीमेटोपोइसिस का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो एडल्ट के अंदर किस जगह पे होता है, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन के अंदर। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हीमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो फीटल लाइफ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे सारे ऑर्गन जैसे बनना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तभी हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फीटस लाइफ में क्या होता है, इसकी साइट अलग होती है, एडल्ट लाइफ में इसकी साइट अलग होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे वन बाय वन कि कब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के अंदर देखिए फ्रॉम 14 डे yolk sac is the site for hematopoiesis, from 10th week liver is the site of hematopoiesis, और from last trimester red bone marrow become a site for hematopoiesis। इन और एडल्ट लाइफ की बात करते हैं, इन एडल्ट लाइफ रेड बोन मेरो इज ए साइट फॉर हीमेटोपोइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर वापस आ जाइए इधर, तो जो ऑप्शन नंबर बी है
ऑप्शन नंबर बी अपना क्या रहेगा यहाँ पे राइट रहेगा। रेड बोन मेरो इज द साइट फॉर हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फीटल लाइफ के अंदर किस किस एज में कैसे क्या रहता है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में तो रेड बोन मेरो है ही, 10th वीक के आसपास लीवर होता है, और इससे पहले क्या होता है यॉर्कशायर के अंदर हेमेटोपोइसिस प्रोसेस होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट इज नॉन एज। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको किस टर्मिनोलॉजी से अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको कहेंगे, इसका आंसर है व्हेन द हीमोग्लोबिन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। अब सेकंड है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन किसको कहेंगे, तो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन किसे कहेंगे कि जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपन बोलेंगे कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद में देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसको बोलेंगे कि जब हीमोग्लोबिन इज कंबाइंड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन होगा तो उसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन, दैट्स ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप इज यूज्ड टू अरेस्ट ब्लीडिंग इन। ठीक है, मायोमेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन, ओवेरिक्टोमी और हिस्टेक्टोमी। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स होता है, ये गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो गायनिक के अंदर मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, ये जो आप इमेज के अंदर देख रहे हो, ये क्या है, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स है। ठीक है, लॉन्ग फोर्सेप्स है जिसके आगे ऐसे इस तरह से टूथ दिए हैं। ये टूथ ग्रास्प के लिए काम आते हैं। जब यूटेराइन एड्स को होल्ड करते हैं तो उस समय क्या होता है उस टिश्यू के वहाँ पे कोई भी लेशरेशन एब्रेशन नहीं होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप इज ऑल्सो known as green armitage forceps and Caesarean section hemostatic forceps। क्या बोलेंगे इसको, Caesarean section hemostatic forceps। ठीक है, Caesarean section hemostatic forceps। ठीक है, Caesarean section मतलब ये Caesarean section के अंदर काम आता है। हीमोस्टेटिक मतलब ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए फोर्सेप्स होती है। ठीक है, यूज टू होल्ड इनसाइड यूटेराइन एड्स एट द सीजरियन सेक्शन। ठीक है, तो सबसे बात क्लियर हो गई कि ये गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सीजरियन सेक्शन के अंदर काम आता है, यूटेराइन एड्स को होल्ड करने के लिए काम आता है, और ये एक हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स है। ठीक है, तो इससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी इसका इमेज आ सकता है। तो इसकी ये कौन सा इमेज है इसको ध्यान से देखिए और आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीजेरियन सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर सर्जरी विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। एक पेशेंट है, उसकी ये सर्जरी होनी है, तो सर्जरी होने से पहले नर्स उसको प्रिपेयर कर ली है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन हो रहा है, तो सबसे पहले नर्स को कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सा इंटरवेंशन करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब सीडेटिव्स, नेक्स्ट टेक एंड डॉक्यूमेंट इनटेक आउटपुट, चेक द परमिट फॉर स्पाउस सिग्नेचर, कंप्लीट द प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब सीडेटिव्स। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत रहेगा, सीडेटिव्स के देना प्रिस्क्राइब्ड का वर्क्स जो सीडेटिव्स होता है मेनली वो
नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो एनेस्थेसिया होता है वो एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिया जाता है, तो एज ए प्री ऑपरेटिव नर्स अपना ये रोल नहीं रहता है, ठीक है। सेकंड है टेक एंड डॉक्यूमेंट टेक एंड डॉक्यूमेंट इनटेक एंड आउटपुट, टेक एंड डॉक्यूमेंट इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी अपने करना ही है। नेक्स्ट देखिए चेक द परमिट फॉर स्पाउस सिग्नेचर, ये भी अपने को देखना है। इसके बाद में कंप्लीट द प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, ठीक है, ये भी करनी है। तो इन बाकी जो बचे हुए जो ऑप्शन है उनमें से अगर अपन एक प्रायोरिटी की यहाँ पे ऐसे ही दे रखा कि विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, तो उसके आधार पे जो ऑप्शन डी होगा वो डी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि इसलिए राइट होगा कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट को फिल करना, कंप्लीट करना। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स के? ये एक चेकलिस्ट, एक पेपर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की सारी डिटेल्स होती हैं, उसका डायग्नोसिस, प्रोसीजर, कौन सा पार्ट्स हैं, उसने कोई ऑर्नामेंट्स पहने हैं या नहीं पहने, उसे कैथेटर लगा है या नहीं लगा, उसको कोई रिपोर्ट्स ड्यू है या नहीं है, सारी रिपोर्ट्स कंप्लीट है क्या, उसकी जो प्री एनेस्थेटिक जो चेकअप होता है वो हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब सारी मतलब जो चीज़ें होती है वो वहाँ पे ऐड होती है। इसीलिए प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट को अपने को कंप्लीट करना है। जब जो वार्ड की नर्स होती है या फिर प्री ऑपरेटिव नर्स होती है जहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है, तो वो जब भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट को हैंड ओवर करने जाते हैं तो ये मस्ट कंपलसरी है कि प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अंदर तो जो राइट होगा वो यही होगा, कंप्लीट द प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, ठीक। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन साइकेट्रिक थेरेपी इन्वॉल्विंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। इन साइकेट्रिक थेरेपी के अंदर कौन सी ऐसी थेरेपी जो जिसके अंदर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और मिलियू थेरेपी, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी के अंदर आप देखिए बिहेवियर का मॉडिफिकेशंस ना, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा उसको नए बिहेवियर को एडेप्ट करवाना, पुराने बिहेवियर को लिव करना, जो एग्जिस्टेंस बिहेवियर उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें आती है। फैमिली थेरेपी के अंदर फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके और इस तरह से किया जाता है। ग्रुप थेरेपी के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं सेम कंडीशन वाले, उनको मतलब एक करके और इस तरह से थेरेपी अप्लाई की जाती है। और मिलियू थेरेपी के अंदर क्या होता है कि इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है। जो पेशेंट होता है उसको जॉइंटली अराउंड ग्रुप बनाया जाता है 30 के अराउंड, ठीक है। उनको फिर 9 to 18 मंथ्स के लिए साथ में रखा जाता है। और मेनली ये इन्वायरमेंट के एडेप्टेशन से रिलेटेड ही होते हैं कि जो पर्सन वहाँ पे रहता है वो किस तरह से सारे लोगों से इंटरेक्ट करेगा, कैसे रहेगा। ये जो थेरेपी होती है मेनली पर्सनालिटी और बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मिलियू थेरेपी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड फॉर ए क्लाइंट हु इज कंफ्यूज्ड एंड टॉकिंग अबाउट मैनी थिंग्स एट ए टाइम, ठीक है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि मतलब कन्फ्यूज्ड है और उसके टॉपिक बार बार चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने जो टेक्निक यूज करते हैं वो सीधा आंसर जाएगा यहाँ पे फोकसिंग से क्या होता है कि आगे वाले पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ उसकी कोई बात होती है, उसको कंसिडरेट करवाया जाता है, तो वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जल्दी से नहीं जाता है, कंफ्यूज नहीं होता है और एक ही चीज़ वो क्या करेगा वहाँ पे बताएगा, न कि इधर से इधर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो फोकसिंग बेस्ट कम्युनिकेशन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स रहती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का भी ऐसे पेशेंट के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। यूज ऑफ साइलेंस भी नहीं रहेगा, यूज ऑफ साइलेंस की वजह से तो और भी वो ज़्यादा टॉपिक उसकी चेंज हो सकता है बार बार उसका, ठीक है। यूज ऑफ टच भी इफेक्टिव नहीं होगा। इसके देख लीजिए थोड़ा सा इसके अंदर फोकसिंग के बारे में। फोकसिंग इज विद द क्लाइंट Focusing with the client is a therapeutic technique used by the nurse and other members of healthcare team that facilitate client's ability to focus or that facilitate the client's ability to focus and pay attention to the matter at hand which should be reflect the client's priority, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो क्लाइंट्स अगर अपन फोकसिंग करेंगे
तो एक अटेंशन मिलेगा, उसको अटेंशन मिलेगा, इसकी वजह से वो टॉपिक बार बार चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन वाज रनड इन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब रन हुई? जिसका सीधा सा आंसर है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी वो 1925 के अंदर रन की गई थी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन व रन इन इंडिया विद इनॉग्रेशन सर्विस बिटवीन बॉम्बे विटी और कुर्ला हार्बर के बीच में 3 फरवरी 1925 के अंदर रन की गई। ठीक है, आ सकता है एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन, 3 फरवरी 1925 और किन के बीच? बॉम्बे विटी टू कुर्ला हार्बर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फेज ऑफ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर फर्स्ट फेज कौन सी होती है? आप लोग जानते हैं कि थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट आता है उससे पहले लेके जब डिस्चार्ज होता है तब तक ये फेजेस अलग अलग चलती हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे इस फेजेस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फेजेस ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप, फर्स्ट है प्री इंटरेक्शन फेज, नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फेज, इसके बाद में वर्किंग फेज और देन टर्मिनेशन फेज। जो फर्स्ट फेज होती है प्री इंटरेक्शन, उसको बोलते हैं फेज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ नर्स। ठीक है, ओरिएंटेशन फेज को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज को अपन बोलते हैं एक्शन फेज और टर्मिनेटरी फेज को अपन सेपरेशन फेज के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरे नाम से भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। मेनली इसको पूछ सकते हैं, प्री इंट्रोडक्टरी फेज को फेज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ नर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा फर्स्ट फेज कौन सी है? प्री इंट्रोडक्टरी फेज अपनी फर्स्ट फेज है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होता है? ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप होता है वो कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, सोशल भी नहीं होना चाहिए और कैजुअली रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो थेरापीटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होगा? थेरापीटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ अपना जो आंसर जो ए है वो आंसर अपना राइट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंसर ए राइट जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द पीक पॉइंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। जब लेबर, फिजियोलॉजी ऑफ लेबर की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक जाएगी, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन वापस डिक्रीज होंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद में वो पीक लेवल तक जा रहा है, हाई लेवल तक जा रहा है, उसको अपन किस टर्मिनोलॉजी के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे? यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो इस देखिए यहाँ पे द पॉइंट ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर देखिए फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर के अंदर देखिए कि यहाँ पे ऐसे ग्राफ आ रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने कुछ एक समय बाद ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, वापस से इनके अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ग्राफ के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो उसको बोलेंगे अपन इक्मे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्मे कहेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर वापस आ जाइए, द पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द एक्मे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो डी अपना क्या रहेगा यहाँ पे? राइट रहेगा, एक्मे कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली आ सकता है ये। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर ए वुमन शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर साइन ऑफ। इंडक्शन ऑफ लेबर के दौरान वुमेंस को या फिर जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको किस चीज़ के लिए अपन ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पे, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, यूटेराइन टिटेनी, प्रोलैप्स ऑफ यूटेराइन, प्रोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड और इसके बाद में सीवियर पेन के बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है कि उस पेशेंट को क्या है, ऑक्सीटोसिन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के से इंडक्शन करवाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को अपन देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है यूट्राइन टिटेनी, यूटेराइन रप्चर,
फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल हार्ट साउंड, इसको चेक करना है, इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो यूटेराइन टिटेनी, यूटेराइन रप्चर और फीटल डिस्ट्रेस के बारे में अपने को देखना है। यूटेराइन टिटेनी का मतलब होता है हाइपर स्टिमुलेशन, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है कि जो यूट्रस होता है उसको स्टिमुलेशन के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ताकि डिलीवरी क्या हो, अच्छे से हो जाए। तो अगर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो गया है, ठीक है, डोज से ज़्यादा हो गया, या फिर और अदर रीजन की वजह से भी हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, तो अपने को क्या करना है कि हाइपर स्टिमुलेशन को चेक करना है, देखना है कि वहाँ पे जो स्टिमुलेशन आ रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं। यूटेराइन रप्चर के बारे में देखना है कि यूटरस रप्चर तो नहीं हो गया। इसके बाद में फीटल डिस्ट्रेस को भी चेक करना है, रेगुलर अपने को फीटल की जो हार्ट है, उस हार्ट रेट है उसको मोनिटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा अभी, यूटेराइन टिटेनी, ठीक है। यूटेराइन टिटेनी ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरे भी जो ऑप्शन में है, यूटेराइन रप्चर, फीटल डिस्ट्रेस, इन चीज़ों को भी अपन यहाँ पे देख से राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन द एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रीविडा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। आप लोगों को पता ही है कि जो फर्स्ट फेज होती है वो सर्वाइकल डायलेशन इन इफेसमेंट की होती है लेबर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फिर फर्स्ट फेज के अंदर वापस अलग अलग फेज डिवाइडेड है, तो उसके अंदर जो एक्टिव फेज होती है उसके अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन की जो रेट रहती है वो रेट क्या रहती है, पूछी गई है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को बता चाहूँगा कि जो एक्टिव फेज के अंदर जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, कौन सी, प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो रेट होती है वो 1.2 सेमी पर हावर से सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, और जो मल्टी पेरा होती है, मल्टी ग्रेविडा होती है, उसके अंदर 1.5 सेमी पर हावर के हिसाब से सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर देखिए, ऑप्शन सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए एक्टिव फेज, ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन पूछा गया है, और प्राइमरी ग्रेविडा का पूछा गया। तो प्राइमरी ग्रेविडा का मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइमरी ग्रेविडा कितना होता है 1.2 होता है, मल्टी ग्रेविडा का 1.5 सेमी पर आवर होता है। तो यहाँ पे 1.2 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना राइट रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1 सेमी पर आवर, इसको कंसिडर अपन कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टी ग्रेविडा का के अंदर होता है। 2 भी नहीं करेंगे क्योंकि तो ये तो बहुत हो जाता है, ठीक है। और 0.5 भी नहीं करेंगे, ये बहुत कम हो जाता है, ये प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो 1.2 के आसपास की जो रेंज है वो 1 सेमी पर आवर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, वो सी राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द फुली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज मेजर्ड एज, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है तो वो मैक्सिमम कितना होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर ही होता है। वैसे सर्वाइकल डायलेशन इफेसमेंट की जो फर्स्ट फेज होती है वो लेबर की फर्स्ट फेज ही होती है, तो मैक्सिमम जो डायलेटेशन होता है वो कितना होता है, 10 सेमी होता है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, 10 सेमी आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेटेशन इफेसमेंट विच इज कंप्लीटेड व्हेन सर्विक्स इज फुली डायलेटेड 10 सेमी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए द नर्व इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में प्रीवियसली जो भोपाल एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है हैंड के अंदर, आर्म्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि जो मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है उसके स्क्वीज होने की वजह से, उसके कंप्रेशन होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है वो सी राइट रहेगा, सीधा ही आंसर है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो मीडियन नर्व होती है उसके कंप्रेशन या इरिटेट होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
इन रेडियल टनल सिंड्रोम, द नर्व इंटरप्टेड, रेडियल टनल सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि रेडियल टनल सिंड्रोम क्या होता है। रेडियल टनल सिंड्रोम इज a set of symptoms that include fatigue, aching, pain in the top of forearm। टॉप ऑफ फोर आर्म के वहाँ पे क्या होता है, एकिंग और पेन सेंसेशन होता है। वो किसकी वजह से होता है कि जो पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व होती है, कौन सी पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व होती है, उसकी कंप्रेशन की वजह से होती है। और जो पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व होती है वो क्या होती है कि रेडियल जो नर्व होती है, कौन सी, रेडियल नर्व की एक डीप ब्रांच होती है ना, एक डीप ब्रांच होती है जो रेडियल नर्व से ही क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो बी राइट रहेगा। ठीक है, समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में क्या समझते हो, एसिड रेन। ठीक है, नाम सुनते ही अपने को आता है एसिड। एसिड मतलब जिसके अंदर पीएच देखे तो 7 से कम होता है, दैट इज एसिडिक इन्वायरमेंट। तो इस तरह से क्या है, इसे ऑप्शन ए और बी में से अपन किसी को राइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। एसिड रेन का मतलब ये होता है कि ऐसी रेन जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर उस रेन के अंदर मिक्स होते हैं, उसके साथ कंबाइन होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेनली। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर किसी रेन, अच्छा अगर रेन के साथ में कंबाइन होती हैं तो उसको अपन एसिड रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वो डी इससे रिलेटेड ही दे रखा है कि रेनिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम स्काई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20, इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कोज। लंबे समय तक अगर कॉटन इंडस्ट्री का, कॉटन फाइबर इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो कॉटन इंडस्ट्री फाइबर अगर जो कॉटन फाइबर डस्ट होती है उसको अपन इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी। तो यहाँ पे सीधा जो इसका आंसर है वो है बायसिनोसिस। बायसिनोसिस इज द कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए बायसिनोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट कॉटन फ्लैक्स हेम्स वर्कर। ठीक है, इसके बाद में देखिए ऑक्यूपेशनल डिजीज फार्मर्स लंग्स इज कॉज्ड बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फार्मर्स लंग्स किसके द्वारा कॉज्ड होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हे और ग्रेन डस्ट। हे और ग्रेन डस्ट जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को क्या है कि फार्मर्स लंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कुछ डिजीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए फार्मर्स लंग किसके द्वारा होता है, मोल्ड है के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में बेगोसियोसिस होता है, वो मोल्ड शुगर केन फाइबर्स की वजह से। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिजीज कंडीशन दे रखी है, उसका एक सोर्स ऑफ एक्सपोजर भी दे रखा है। ठीक है, तो मेनली जो एग्जाम्स के अंदर अभी तक पूछे गए या पूछे जाएंगे उसके अंदर तो यही है एक। ठीक है, बाइसिनोसिस पूछ सकते हैं, बेगोसियोसिस पूछ सकते हैं, उसके बाद में ये फार्मर्स लंग डिजीज पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट कलर कोड ट्राइएज सिस्टम ऑफ डिजास्टर पेशेंट आर अंडर। ठीक है, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो ट्राइएज सिस्टम किया जाता है, उसको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट का क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए येलो कलर क्रिटिकल, ब्लू कलर के साथ में माइनर इंजरी, वाइट डेड और ग्रीन माइनर। अपने को क्या करना है कि इन कलर कोडिंग में से कौन सा सही है। ठीक है, उस चीज़ को अपने को देखना है। तो यहाँ पे आ जाइए वापस, इधर देखिए, दैट इज रेड जोन। रेड जोन क्रिटिकली पेशेंट होते हैं जिनको इमीडिएटली देखना पड़ता है, इमीडिएटली इंटरवेंशन की उनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, येलो जोन की बात करते हैं तो येलो जोन के अंदर हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं, उनको विदिन 30 मिनट्स के अंदर देखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट जो कन्फ्यूज्ड हैं, लेथार्जी है, डिसओरिएंटेड है, सीवियर पेन है, उसके बाद में अनेबल टू वॉक,
बस उनका जो एयरवे होता है एयरवे सिक्योर होता है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट येलो जोन के अंदर आएंगे। इसके बाद में ग्रीन जोन के अंदर कौन कौन से आएंगे, नॉन क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं जिनको अपन अगर 2 to 3 आवर्स के बाद में देखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को अपन ग्रीन जोन के अंदर डालते हैं, जो कि जिसका एयरवे सिक्योर होता है, एम्बुलेटिंग पेशेंट होते हैं, इनकी हीमोडायलिवरी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, ठीक है, जिनको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को अपन ग्रीन जोन के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आ जाइए, येलो कलर क्रिटिकल इल नोट, ठीक है, क्रिटिकल इल रेड, ब्लू कलर माइनर, ये ब्लू कलर भी नहीं आएगा, ठीक है। वाइट कलर डेड पेशेंट के लिए ब्लैक यूज करते हैं मेनली, ठीक है। इसके बाद में ग्रीन कलर माइनर इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो ग्रीन कलर के अंदर अपन माइनर इंजरी को यूज़ करते हैं, ठीक है, माइनर इंजरी वाले पेशेंट को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन इज प्रमोटेड बाय, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन इज प्रमोटेड बाय ऑप्शन नंबर 1 है एलएस, एफएचएस, प्रोलेक्टिन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो मिल्क सेक्रेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो मेनली 2 हार्मोन्स का रोल रहता है, जो फर्स्ट होता है वो होता है प्रोलेक्टिन और दूसरा होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो सक्लिंग जो स्टिमुलेशन होता है, जब बेबी शक करता है, जो सक्लिंग स्टिमुलेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोलेक्टिन होता है उसका लेवल क्या बढ़ता है, प्रोलेक्टिन लेवल बढ़ता है, तो इसकी वजह से इनिशिएशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद में जो प्रोलेक्टिन का काम होता है कि यह मेंटेन करके रखता है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो इस तरह से प्रोलेक्टिन के यहाँ पे 2 वर्क हुए, एक तो इनिशिएशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन और इसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। इसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन का जो वर्क होता है मेनली वो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स, जो मायोएपिथेलियल जो सेल्स होती है सराउंडिंग द एल्वेओलाई, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो लेट डाउन जो रिफ्लेक्स होता है वो भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा अपना इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे प्रोलेक्टिन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ऑल द फॉलोइंग आर मैटरनल रिफ्लेक्स इन ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, ऑल द फॉलोइंग आर मैटरनल रिफ्लेक्स इन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कौन कौन से मैटरनल रिफ्लेक्स हैं, उसमें से कौन सा नहीं है वो देखना है। सेक्रेशन ऑफ प्रोलेक्टिन बिल्कुल होता है, सकलिंग जो शकिंग जो स्टिमुलेशन होता है, उसके बाद में सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इसको यहीं छोड़ देते हैं। निपल इरेक्शन जरूर होता है फीडिंग के लिए। लेट डाउन रिफ्लेक्स भी ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये क्या एक्सेप्ट है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो नहीं बढ़ता है लैक्टेशन के अंदर, उनका लेवल डिक्रीज ही रहता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन कोज लेट डाउन रिफ्लेक्स। निपल इरेक्शन का काम भी इसी का होता है, ऑक्सीटोसिन का। प्रोलेक्टिन का काम मिल्क सेक्रेशन का होता है, ठीक है, इंक्रीज। और ये जो ऑक्सीटोसिन प्रोलेक्टिन वो इंक्रीज होते हैं लैक्टेशन के दौरान, जबकि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो रिमेन डिक्रीज ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी राइट रहेगा, ठीक है। देखिए आप इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, BFHI स्टैंड फॉर, ठीक है। ये जो एम्स भुवनेश्वर का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके अंदर पूछा गया था, उससे पहले भी एक जो एग्ज़ाम हुआ था एम्स का उसके अंदर भी ये पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन है। पर जब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। BFHI का मतलब होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, इसको अच्छे से याद करना। B स्टैंड फॉर बेबी, F फॉर फ्रेंडली, H फॉर हॉस्पिटल और I फॉर इनिशिएटिव, ठीक है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ऑप्शन को मतलब इसको अच्छे से याद करना, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे देखने जाओगे तो कभी ब्रेस्ट फीडिंग ही अपने को सही लगने लग जाता है, ठीक है।
तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इज द कॉल्ड द BFHI, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव आल्सो नोन एज बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव, ठीक है, BFI भी बोलते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है जिसको WHO और यूनिसेफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो लॉन्च किया गया था वो यूनिसेफ और WHO। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि BFHI किनके द्वारा रन किया गया, किनके द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज WHO एंड यूनिसेफ कंबाइंडली। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 1992 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ तरीके हैं, कुछ मेजर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है, किस तरह से अपन उस बेबी की केयर कर सकते हैं, क्या वो सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ 10 पॉइंट है, वो 10 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जो अपन कभी अगर BFHI पे अगर आप मैं क्लास लूँगा तो उन चीज़ों इसको मैं अच्छी तरह से और वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर देखिए, ऑल द फैक्टर्स डिड इन वीनस रिटर्न टू द हार्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है ऐसे जिसके अंदर वीनस रिटर्न जो होता है वो हार्ट की तरफ वापस आता है? सबसे पहले देखिए नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव, इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके तो वन वे वाल्व इन द वेन्स। ठीक है, इसके लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ द मेजर मसल्स। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज द इजेक्शन ऑफ ब्लड इन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अयोटा। अच्छा, सीधा दिया गया है कि अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर C दे रखा है उसमें देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो अयोटा के अंदर जाता है, अयोटा से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके अंदर वीनस रिटर्न नहीं आता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट के अंदर है, तो यही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? राइट रहेगा। ठीक है, स्क्वीजिंग एक्शन जो काफ मसल जो होती है उनके एक्शन की वजह से वीनस रिटर्न होता है। वन वे वाल जो वेन के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं फ्लो का, उसकी वजह से भी वीनस रिटर्न होता है, और नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर्स की वजह से भी वीनस रिटर्न होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हार्ट साउंड आर रिजल्ट ऑफ। जो आपको जो हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है, जो हार्ट साउंड किसकी वजह से सुनाई देते हैं, सीधा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि जो हार्ट साउंड होता है वो हार्ट वॉल जो क्लोज होते हैं उन हार्ट वॉल के क्लोज होने की वजह से सुनाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा, क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम अयोटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, और देन ए क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल की वजह से जो हार्ट साउंड होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाइल डूइंग ECG V1 इज प्लेस्ड इन। ठीक है, ECG जब 12 लीड्स ECG जब अपन लेते हैं तो जो V1 होता है वो V1 कहाँ पर प्लेस्ड होता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल, राइट सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, B राइट फोर्थ इंटरकोस्टल, C राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल, और D लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब अपन इसको इमेज के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 और 4। ये तो कंफर्म हो गया कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ पर V1 लगाते। ये साइड हो गई अपनी राइट साइड और ये होगी अपनी लेफ्ट साइड। तो जो V1 लगाते हैं वो V1 राइट साइड की तरफ लगाते हैं, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट साइड। ऑप्शन देखिए, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट साइड। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर B रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का तो आंसर अपन ने दे दिया है कि राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब अपन इस इमेज को समझते हैं। V1 तो रहेगा राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 रहेगा लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इसके बाद सीधा V4 4 पे आ जाते। जो 4 होता है वो क्या रहेगा? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ पर रहेगा।
ठीक है, मिड क्लेविकुलर। और जो V3 रहेगा वो V2 और V4 के जस्ट बीच में रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो V5 है वो भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगा, लेकिन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है, ये एक्सिलरी लाइन जा रही है, ये एक्सिलरी लाइन है, ठीक है, ये एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के वहाँ पे V5 और मिड एक्सिलरी लाइन के वहाँ पे क्या होगा, V6 होगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, जो V1 होता है राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 लेफ्ट इंटरकोस्टल फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V4 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, V3 बिटवीन द V2 एंड V4, V5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो इस V1 का क्वेश्चन पूछा इस तरह से, V2 V3 V4 किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच फैक्टर्स इन ब्रेस्ट मिल्क में को जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स होता है उसको बनने नहीं देता है, उसकी वजह से भी, क्योंकि उसकी वजह से जॉइंडिस हो सकता है, क्योंकि न्यूबॉर्न के अंदर जो लीवर होता है वो थोड़ा इमेच्योर होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेनली ऐसा माना गया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस्ड जो जॉइंडिस होता है उसके अंदर प्रेग्नेडियोल और बीटा ग्लूकुरोनिडियल जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है वो क्या करता है कि जो बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं होने देता है, और जिसकी वजह से न्यूबॉर्न के अंदर जॉइंडिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो प्रेग्नेडियोल और बीटा ग्लूकुरोनिडियल, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 29, रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन नॉर्मल रेंज बाय ह्यूमन बीइंग इज रेफर्ड एज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी, कोई पर्सन है किसी काम को नहीं कर पा रहा है जो कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे नॉर्मली करते हैं, उसको अपन किस टर्मिनोलॉजी के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे, हैंडीकैप बोलेंगे, इम्पेयर्ड बोलेंगे, डिसेबिलिटी बोलेंगे या रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, सारे जो टर्मिनोलॉजी सुनने में एक जैसी लगती है। ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे किसी के एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, पर्सन लॉस्ट हीज फुट, उसका जो फुट है वो लॉस्ट खो गए हैं, काटना पड़ा है, उस एम्पुटेट करना पड़ा है उसको, या फिर वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फुट लॉस्ट होने की वजह से इट इज़ अनेबल टू वॉक, इसकी वजह से वो चलने में असमर्थ है, चल नहीं पा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से वो बेरोजगार हो गया है। तो इसको देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे उस पर्सन का जो एक्सीडेंट हो गया है वो तो है एक डिसऑर्डर या डिजीज, उसकी फूड लॉस्ट हुआ है उसको अपन बोल रहे इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि वहाँ पे उसकी कमी हो गई है। ठीक है, इम्पेयर्ड हो गया है नहीं, फूड लॉस्ट हो गया है, इम्पेयर, इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, मतलब डिसेबल, उस काम को नहीं, किसी पर्टिकुलर काम को नहीं कर पा रहा है, दैट इज डिसेबल, और बिकम एम्प्लॉयड, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हैंडीकैप्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पे लेक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, डिसएबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटीज, कैन नॉट वॉक। ठीक है, चल नहीं पा रहा, तो यहाँ पे क्या है कि कैन नॉट परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, परसिस्टेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इज एबनॉर्मल बियॉन्ड द एज ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोरो रिफ्लेक्स कौन सी एज के बाद में एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है कि जो थर्ड मंथ, एज ऑफ थर्ड मंथ के वहाँ पे क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, और 6 मंथ के बाद में अगर ये रेगुलर किसी के अंदर देखने को मिलता है तो उसको अपन एबनॉर्मली कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 6 डी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
6 मंथ, ठीक है। मेनली क्या होता है, जैसे अपने को याद है कि थर्ड मंथ में डिसअपियर होता है, अपन थर्ड को टिक कर देते हैं, लेकिन एबनॉर्मली 6 मंथ के बाद में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मोरोलिप्लेक्स डिसअपियर विद इन 3 मंथ इन 90% रेबीज इज इंडिकेट एबनॉर्मल इफ प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के बाद में प्रेजेंट होता है तो उसको एक एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज। बॉयज के अंदर फर्स्ट साइन कौन सा होगा? सबसे पहले देखिए इंक्रीज हेल्थ, इंक्रीज इन फेशियल हेयर, नेक्स्ट एक्सिलरी हेयर, इसके बाद में क्या टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा मतलब जो फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज है, इसमें अंदर देखिए इन बॉयज सेक्सुअल चेंजेस साइन विद इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस एंड स्क्रोटम फॉलोड बाय लेंथनिंग ऑफ पेनिस, इसके बाद में नेक्स्ट प्यूबिक हेयर, इसके बाद में स्प्रूट स्टार्ट 1 आवर टेस्टिस स्टार्ट टू इनलार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? एक मिनट देखिए, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज द टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, इसके बाद में पेनिस लेंथनिंग होगा, इसके बाद में प्यूबिक हेयर होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर सबसे पहला इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम फॉलोड बाय लेंथनिंग ऑफ पेनिस और नेक्स्ट प्यूबिक हेयर अपीयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन से कोई पेशेंट आया है तो आने के बाद में उसको किस कॉम्प्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा है? सबसे पहले देखिए हाइपोकेलेमिया, एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक इनलार्जमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पर जो मोस्ट कॉमन की अपन जब बात करते हैं एमआई के बाद में, तो वो जो होता है डिसरिथमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कार्डियक डिसरिथमिया, क्योंकि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद में जो डिसरिथमिया होता है लगभग 80% लोगों के अंदर देखा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई इज डिसरिथमिया अबाउट 80% केसेस, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो 80% केसेस के अंदर किसको देखा गया है? डिसएरिथमिया को देखा गया है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए एसएलई इज ए डिजीज ऑफ, एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस जो डिजीज होती है वो किसकी डिजीज है? बोन, इरिथ्रोसाइट, कनेक्टिव टिश्यू और इसके बाद में जॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएलई जो डिजीज होती है वो मेनली किसकी डिजीज होती है? मेनली जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज की डिजीज होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर सी रहेगा, अपना कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप फ्रेंड्स, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस इज ए क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन एंड द सिस्टम, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स एंड सिस्टम, ठीक है। इट इज़ नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिथमेटस, मतलब बटरफ्लाई रेसेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो नोज और जो चिक्स होते हैं उसके अंदर बटरफ्लाई रेसेस हो जाते हैं डिजीज के अंदर, इसीलिए इसको इरिथमेटस के नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस, ठीक है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है और कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए जीन इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड, जब डीएनए की कॉपी एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अपन एक सिस्टमेटिक इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे देखिए डीएनए के बाद में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है, उसकी वजह से एमआरएनए बना है, मैसेंजर आरएनए। इसके बाद में ट्रांसलेशन के द्वारा एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू टीआरएनए और इसके बाद में राइबोसोम्स पेंस और इसके बाद में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए
ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप से इस स्टेप्स के अंदर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल अक्कर बार कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ डीएनए, और इसके बाद में एमआरएनए होता है वो टीआरएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, डीएनए से एमआरएनए बढ़ता है, उस प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से टीआरएनए होता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू एमआरएनए, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो आंसर है अपना राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन राइट है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट। पेन जब अपन असेस करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, सबसे पहले कोज, इंटेंसिटी, इफेक्ट या फिर कोचिंग फैक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है तो वो होता है इंटेंसिटी। पेन की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी, वो कितना पेन हो रहा है, ये अपन पेन स्केल से भी असेस करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट रहेगा पेन असेसमेंट का वो इंटेंसिटी रहेगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है, उसके अंदर जो ड्रग चलती है वो कौन सी चलती है, इसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन मिथोट्रेक्सेट, क्लोराम्फेनिन, टैमोक्सिफेन सिट्रेट और सिस्प्लेटिन। तो यहाँ पे फ्रेंड जो ऑप्शन राइट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, दैट इज टैमोक्सिफेन सिट्रेट मेनली ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर यूज्ड की जाती है। कौन सी, टैमोक्सिफेन सिट्रेट। ठीक है, इसके अंदर ये टैमोक्सिफेन सिट्रेट इज एन एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग यूज्ड इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डाइल्यूशन ऑफ एड्रीनलिन यूज्ड इन नियोनेटल सक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर जो एड्रीनलिन का डाइल्यूशन होता है वो कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे आंसर रहेगा 1:10,000। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में देखिए इसका जो कुछ डोज होती है, रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रीनलिन जो होता है 0.01 टू 0.03 mg पर kg पर डोज बाय आईवी रूट, और 0.05 से लगा के 0.1 mg पर kg बाय इंट्राट्रेकियल रूट। इस रूट से अपन यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, इस डोज के माध्यम से। तो नेक्स्ट अब देखिए कि यहाँ पे क्या, जो एड्रीनलिन जो होती है वो एड्रीनलिन मेनली, देखिए आप, जो एड्रीनलिन जो होती है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूट के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रीनलिन के बारे में थोड़ा अपन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। एड्रीनलिन का जो एक्शन होता है वो कौन सा होता है, सिंपैथोमाइमेटिक्स, केटाकोलामाइन, कार्डियक स्टिमुलेशन, ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का काम होता है मेनली एड्रीनलिन का। ठीक है, इसके अंदर देखिए इंडिकेशन, देखिए कब कब अपन इसको देते हैं, कार्डियक अरेस्ट विद रिजल्टेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पल्स रेट, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, एसिस्टोलिक ब्रेडिकार्डिया, इन सब कंडीशन के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस समय इंट्रावीनसली अपन दे सकते हैं। ठीक है, इंट्राकार्डियक दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो एनाफाइलेटिक जो शॉक होती है, एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर इसको अपन सबक्यूटेशनली देते हैं, आईएम भी देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या है कि जो एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म होता है उस कंडीशन के अंदर इसको सबक्यूटेशनली एवरी 20 मिनट्स दिया जाता है। ठीक है, जो सेप्टिक शॉक होता है उसके अंदर इसका कंटिन्यू इन्फ्यूज़न चलता है। ठीक है, तो ये मेनली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था एड्रीनलिन के बारे में। अपन हम नेक्स्ट जब कभी भी वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर जब ड्रग के बारे में देखेंगे, कार्डियक ड्रग के बारे में देखेंगे, तब एड्रीनलिन को जरूर डिस्क्राइब करेंगे। अपना जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि डाइल्यूशन कितने रहेगा, 1:1000 रहेगा। ठीक है, और रिकमेंडेड डोज इस तरह से रहेगी जो आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसीजर द नर्स वुड यूज टू सक्शन ऑन ए न्यू बॉर्न बेबी वुड बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेबी है, न्यू बॉर्न है, माउथ में पहले सक्शन करेंगे या
नोज में पहले सक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, माउथ के अंदर सबसे पहले अपने को सक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बी राइट रहेगा। पहले नोज में नहीं करना है, पहले अगर नोज में क्या स्नीजिंग आएगी उसकी वजह से माउथ के अंदर जो सक्शन हो जो होगा वो अंदर ट्रेकिया के अंदर जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले माउथ को अपने को क्लियर करना है, देन नोज को क्लियर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फर्स्ट सक्शन द माउथ, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ नियोनेटल रिसक्सिटेशन, नियोनेटल रिसक्सिटेशन के स्टेप्स क्या रहेंगे यहाँ पे देखिए। द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सबसे पहले टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, टी ए बी और सी, ये नियोनेटल सक्सिटेशन की स्टेप्स रहेगी। तो यहाँ पे सीधा आंसर कौन सा है, टी ए बी सी कौन सा है, देखिए ये डी, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा न्यूनेटल सक्सिटेशन के लिए, ठीक है, रिसक्सिटेशन के लिए। इसके बाद में देखिए नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टोमक ऑफ नियोनेट्स, ये भी अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो दिल्ली एम्स के अंदर जो एग्जाम करवाया गया था उसमें पूछा गया है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टोमक ऑफ नियोनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो बी सीधा ही राइट रहेगा यहाँ पे, 90 ml, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अमोंग दिस विच इज ग्रोस मोटर एक्टिविटी एक्सेप्ट। देखिए दो एक्टिविटी होती है, एक होती है ग्रोस मोटर और एक होती है फाइन मोटर। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी ग्रोस मोटर एक्टिविटी और कौन कौन सी फाइन मोटर एक्टिविटी, ठीक है। ग्रोस मोटर एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर अपने को ज़्यादा मसल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बिग लेवल पे जो होती है, ठीक है, जिसके अंदर अपने को ग्रेटर कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो उनको अपन बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स, जिसके अंदर जैसे कि टर्न करना, सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, हेड होल्डिंग, क्लाइंबिंग, चढ़ना, ठीक है, स्टेयर, थ्रोइंग, ये सब एक्टिविटी ग्रोस मोटर के अंदर आती है, ठीक है। फाइन मोटर की बात करते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स दैट रिक्वायर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ स्मॉल मसल्स देन लार्जर वन एंड दैट रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ प्रिसिस एंड हैंड एंड फिंगर मूवमेंट, जिसके अंदर हाई डिग्री ऑफ प्रिसिस मूवमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, जैसे पिंचर, ग्रास्पिंग, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टर्निंग, टर्निंग एक ग्रोस मोटर एक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग वॉकिंग भी ग्रोस मोटर एक्टिविटी, सिटिंग भी ग्रोस मोटर एक्टिविटी, जबकि जो पाल्मर और जो पिंचर है वो क्या है, फाइन मोटर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, पाल्मर एंड पिंचर ग्रास्पिंग, ठीक है, यह एक्टिविटी जो होती है वो फाइन मोटर है, यह ऑप्शन नंबर डी राइट, समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से अपने को देखना है क्वेश्चन के अंदर कि कौन कौन सी ग्रोस मोटर और कौन कौन सी फाइन मोटर है, ठीक है। ग्रोस मोटर एक्टिविटी को याद कर लीजिए, जैसे से फाइन मोटर जो बच्ची होगी वो फाइन मोटर एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्रिप का, पाल्मर, पिंचर, ग्रिप, हैंड वॉशिंग, शेविंग, फास्टिंग बटर, ठीक है, ये सब चीज़ें हुआ। इसके बाद में देखिए रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, जो रिवर्स कोल्ड चेन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जिसने पढ़ रखा है वो सीधा सा आंसर दे सकता है, और बाकी नहीं पढ़ रखा है तो डेफिनेटली इसका आंसर गलत ही जाएगा, ठीक है। रिवर्स कोल्ड चेन, एक कोल्ड चेन होती है, कोल्ड चेन का मतलब ये होता है कि जो वैक्सीन होती है पीएससी से ऐसे छोटे लेवल पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे उसको आइस बॉक्स के अंदर लेके जाते हैं, उसको अपन कोल्ड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर्स कोल्ड चेन है, रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है कि जो स्टूल सैंपल होता है, ठीक है, पोलियो पेशेंट का जो स्टूल सैंपल होता है उसको एक छोटे लेवल पे जैसे पीएससी है, सब सेंटर है, वहाँ से लेके और किसी बड़ी लेबोरेटरी के अंदर लेके जा रहे हैं और कोल्ड मैनर के अंदर, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स कोल्ड चेन कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही टेक्निक के द्वारा लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट राइट रहेगा, कैरिंग स्टूल सैंपल्स ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएससी टू लेबोरेटरी, ठीक है, ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी ऑप्शन डी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टिंग आउटडेटेड वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन, ये भी ऑप्शन नहीं है, वैक्सीन का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स कोल्ड चेन के तरफ यही देखना है, स्टूल सैंपल्स हैं पोलियो पेशेंट का जिसको कि पीएससी से लेबोरेटरी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। चुरा के रख लूंगा दिल।
सॉरी फ्रेंड्स, अपन बीच में डिस्टर्ब हो गए, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, रिवर्स जो चेन होती है वो मेनली कैरिंग स्टूल सैंपल्स ऑफ पोलियो पेशेंट्स पीएससी टू द लेबोरेटरी। तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द मोस्ट हीट सेंसिटिव एंड हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। हीट सेंसिटिव कौन सा है और हीट रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस हीट को टॉलरेट कर सकता है, हीट सेंसिटिव जो कि हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसके अंदर देखिए टीटी इज द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन, ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए उसको अपन रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है मोस्ट हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको -20 डिग्री के लिए डीप फ्रीज किया जा सकता है। तो अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। हीट सेंसिटिव कौन सा है, टीटी आंसर जाएगा। हीट हीट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो हीट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो टीटी आंसर जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हीट सेंसिटिव कौन सा है, तो हीट सेंसिटिव कौन सा है, यहाँ पे पोलियो आंसर जाएगा, ठीक है, जिसको -20 डिग्री पे अपन फ्रीज्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, द पोलियो वैक्सीन इज स्टोर्ड एट, पोलियो वैक्सीन अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था, जो पोलियो वैक्सीन होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको -20 डिग्री पे क्या होता है, रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, डाइल्यूट यूज्ड फॉर बीसीजी, बीसीजी के लिए कौन सा डाइल्यूट यूज करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये, और इसका सीधा आंसर रहेगा यहाँ पे नॉर्मल सलाइन जो एनएस होता है वो बीसीजी के लिए डाइल्यूटेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टल वाटर होता है वो डिस्टल वाटर इरिटेट होता है, इरिटेटिंग नेचर होता है, इसीलिए इसको अपन नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए, कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिजम्स होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो आंसर जाएगा दैट इज एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 47, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ओटाइटिस मीडिया होते हैं, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होते हैं, उसकी वजह से मास्टोइडाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, मास्टोइडाइटिस। इसके बाद देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट with Meniere's disease, which of the following symptom would the nurse expect to find when assessing client with Meniere's disease? फ्रेंड्स, जब भी मेनियर डिजीज के बारे में पूछा जाता है तो उसका जो सीधा ही आंसर जाएगा दैट इज टिनीटस। टिनीटस जो होता है, रिंगिंग जो ईयर होता है, वो मेनली मेनियर्स डिजीज के अंदर देखा जाता है, और मेनियर जो डिजीज है वो मेनली ईयर की डिजीज है, ठीक है। इसके अंदर देखिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेनली जो प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पे एयरवे भी प्रायोरिटी नहीं जाएगा, रेस्ट कंफर्ट भी नहीं जाएगा, गिव मेडिसिन भी जाएगा, फर्स्ट जो प्रायोरिटी जाएगी दैट इज प्रोटेक्ट द पेशेंट, पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द एपिलेप्सी। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। इसके बाद में देखिए, गुलियन बेरी सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो जीबी सिंड्रोम होता है, जीबी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो किसकी डिजीज है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा पेरिफेरल नर्व का डिसऑर्डर है जीबी सिंड्रोम, ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व, जो बेल्स पाल्सी होता है वो मेनली वो जो 7th क्रेनियल नर्व्स होते हैं उसका डिसऑर्डर, और 7th क्रेनियल नर्व्स कौन सी, फेशियल। और फेशियल के अंदर भी फिर 2 मोटर हैं या सेंसरी हैं, तो उसके अंदर जो मोटर होती हैं फिर वो राइट ऑप्शन जाएगा कि फेशियल नर्व मोटर पार्ट जो होता है उसमें इंजरी की वजह से बेल्स पाल्सी होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो यहीं तक था, यहीं तक अपन समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए, और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एंड तक पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद में आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, उसमें कोशिश करूँगा कि आप सब बेटर से बेटर क्वेश्चन को एग्रीगेशन करके और आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो इसी के साथ में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आपको
आगे के एग्ज़ाम्स के लिए मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, मैं यही सोचूँगा, यही दुआ करूँगा कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और आप भी एक नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाओ। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि आप अच्छी तरह से MCQs सॉल्व कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसमें भी अगर आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेज आ रहे हैं या फिर कुछ ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ दिखता है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सही कर सकेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।